हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन साइंस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम अपने स्पेशल सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मेडिवल हिस्ट्री। लास्ट सेशन में आपने देखा था कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री डिस्कस की थी, जिसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और देखा था कि किस तरीके से आप लोगों ने या फिर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, जितना भी कवर किया है एंशिएंट हिस्ट्री अपने क्लास नोट्स के थ्रू या फिर अपने बुक्स के थ्रू, वो इसमें कैसे काम आती है। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना मेडिवल हिस्ट्री का सेशन कंडक्ट करेंगे। So basically what is going to be happen in this session, let me just get you through this. Here we are having a set of 24 questions, and you have to attempt a question through the comment section. So all you have to do this is when the question appears on the screen, you have to pause the video, comment your answer in the comment section, then come back and play the video and check your answer. And by the end of the video, you have to type your final score in the comment section. For that, you will get to know that how your performance is being in through this session. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस क्वेश्चंस विच गेट रॉन्ग, जो गलत हो जाएंगे आपके, है ना, तो उनके कॉन्सेप्ट्स जरूर क्लियर करिएगा और ट्राई करिएगा कि जो स्किप हो जाते हैं उनके वजह से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और पूरा अपना पार्टिसिपेशन इसमें रख सकते हैं। सो 24 क्वेश्चन का सेट है। यहाँ पे हमने जो सोर्स रखे हैं, आपका एनसीईआरटी यहाँ पे सोर्स है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सोर्स है 2010 से लेकर 2020 तक। एनसीईआरटी में जहाँ पे भी आपकी मेडिवल हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है, वो वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में आपके सीएससी के क्वेश्चन हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं, आपके सीडीएस के क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, क्योंकि सीडीएस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्योंकि सीडीएस भी आपका यूपीएससी ही करवाता है, तो फिर हमारे लिए पूरा हर पेपर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लाइक इस पर्सपेक्टिव से कि किस तरीके से एग्जामिनर का माइंड सेट है। ओके, और यहाँ पर 2010 से 2020 तक के क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश करी गई है। सो चलिए शुरू करते हैं। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। आई होप आप लोग अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सो पहला क्वेश्चन आज जो आपका एक्टिविटी से स्टार्ट कर रहे हैं हमने कुछ टाइम पहले भी ये परसेप्शन भी ट्राई किया था एक्टिविटी में। सो आज जो है हम एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, ये आपका एक स्टेटमेंट है और आपको यहाँ पे अपना परसेप्शन बताना है कमेंट सेक्शन में। आई नो इट्स अ बिट ट्रिकी, बट यू कैन अटेम्प्ट दिस आफ्टर द वीडियो या बाय द एंड ऑफ द वीडियो, या फिर अभी कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज, ऑल द ह्यूमन बींग्स एस्पायर फॉर हैप्पीनेस, डू यू अग्री? व्हाट डज हैप्पीनेस मीन टू यू? ये एग्जैक्ट आपका एथिक्स का क्वेश्चन है, जो कि आपके सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होगा कि प्रीवियस ईयर में आपके एथिक्स में ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली आ रखा है। और वैसे भी हैप्पीनेस एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो आपको रियल लाइफ में भी पता होना चाहिए। ओके, और सीरियस एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि इस तरीके के आपके जो भी दिमाग को घुमाने वाली चीज़ें होती हैं, लाइक कि ये हैप्पीनेस आपके लिए क्या मैटर करती हैं, आप हर चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एसएसबी के लिए। सो हर किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आपको बताना है हैप्पीनेस आपके लिए क्या मैटर, क्या मतलब रखती है आपके लिए। कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक अब ये बहुत बड़ा स्कोप है इसके अंदर। ओके, कोई ये कह सकता है कि किसी को हंसते हुए देखना इज़ हैप्पीनेस फॉर मी, कोई ये कह सकता है कि एक चॉकलेट इज़ हैप्पीनेस फॉर मी, कोई कुछ कह सकता है, कोई कुछ कह सकता है। ओके, सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस फॉर मी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे मैं पास्ट फ्यूचर सब भूल जाऊँ और उस स्टेट में जीऊँ, सो वह हैप्पीनेस है। इस तरीके से कई चीज़ें हो सकती हैं, ये एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं। सो बिल्कुल इससे अटेम्प्ट करिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में करते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा, नहीं तो अपने दिमाग से अपने से ज़रूर पूछिएगा कि हैप्पीनेस आपके लिए क्या मैटर करती है, क्या मतलब है हैप्पीनेस का आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच मराठा स्टेट्समैन साइन द ट्रीटी ऑफ बसेन ऑन December 31, 1802? बाजीराव सेकंड, विठूजी होलकर, दौलतराव सिंधिया, माधवराव नारायण। तो आपको बताना है किसने ट्रीटी ऑफ बसेन साइन करी थी। इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा आपका ए, विच मीन्स आपका बाजीराव सेकंड जो है उन्होंने आपकी जो ट्रीटी ऑफ बसेन साइन की थी। फिर इसी ट्रीटी के बाद आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर आपको देखने को मिलता है 1803 के अराउंड पे, क्योंकि इस ट्रीटी में कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जो कि मराठाओं की तरफ से या मराठा जो एम्पायर था उसके अंदर की तरफ से आपकी फुलफिल नहीं किए गए थे दोनों तरफ से। तो फिर इसकी वजह से आपका सेकंड एंग्लो मराठा वॉर भी आपको देखने को मिलता है। हमने जब सेशन में डिस्कस किया था, जब हम मराठास का हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि बाजीराव सेकंड थे। ओके, फिर आपके सिंधियाज होलकर भी आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सेंचुरी बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी ऑफ सब कॉन्टिनेंट? 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, नन ऑफ द अबव। सो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो आपको बताना है कि किस सेशन में बाबर ने आपका हिंदुस्तान
वर्ड डिस्क्राइब यूज़ किया था ज्योग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका 16th सेंचुरी। बहुत ईजी था आपका। 1526 में बाबर हिंदुस्तान आ रहे हैं। सो जब आपका बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था तो यहाँ पे उन्होंने फ्लोरा फौना को जब वो डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने ज्योग्राफी ऑफ सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था। अब यहाँ पे जो हिंदुस्तान आपका टर्म है ये आपका कोई रिलीजियस से रिलेट नहीं करता है। ओके, सो यहाँ पे आपका 16th सेंचुरी हो जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हिंदुस्तान मतलब कैसे इसका नाम पड़ता है। मतलब आपने ये इसके पीछे कहानी सुनी होगी कि कुछ एक टाइप के लोग थे जिनको वर्ड बोलने में प्रॉब्लम होती थी तो उन्होंने उसका एस का एच कर दिया। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, लेट अदर्स नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the religious history of medieval India, the Sufi mystics were known to pursue which are the following practices. Your first statement is meditation and and control of breath. दूसरा है severe aesthetic exercises in lonely places. तीसरा है recitation of holy songs to arouse a state of ecstasy in their audience. And your correct answer from 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, 1 to 3 only. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे क्या होगा। सूफी से ये रिलेट करता है, 2012 का क्वेश्चन है ये। सो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा डी, विच में तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला बिल्कुल ठीक है कि जो सूफी मिस्टिक थे वो मेडिटेशन और ब्रेथ कंट्रोल पर काफ़ी ध्यान रहता था उनका। दूसरा सीवियर एस्थेटिक एक्सरसाइज इन लोनली प्लेसेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जो योगी होते हैं हिंदू रिलीजन में वो काफ़ी हद तक रिलेट करते हैं जो आपके सूफीज़ होते हैं, क्योंकि वो भी इस तरीके की एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं कि अकेले किसी जगह पर रहना, ओके, इस तरीके की एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना। तीसरा बिल्कुल ठीक है, रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्सटी इन देयर ऑडियंस। ओके, सो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। आपने देखा भी होंगे जो सूफी पर्सन्स होते हैं वो किस तरीके से चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू ध्रुपद, one of the major tradition of India that has been kept alive for centuries, which among of the following statements are correct? Drupad originated and developed in Rajput kingdom during the Mughal period. Drupad is primarily a devotional and spiritual music. Drupad Alap uses Sanskrit syllabus for mantras. And your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only. None of the above is correct. तो ध्रुपद आपने सुना होगा, म्यूजिक से रिलेट करता है ये। 2012 का क्वेश्चन है ये। सो इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स आपका 2 and 3 ठीक है। पहला आपका गलत यहाँ पे इसलिए हो जाता है क्योंकि राजपूत किंगडम में डेवलप नहीं हो रखा है। ओके, ये आपका एंशंट वैदिक इंडिया का पार्ट है। ओके, ये आपका वैदिक इंडिया का पार्ट है, तो फिर ये आपका ऑब्वियस सी बात है मुगल पीरियड में डेवलप कहाँ से होगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी दूसरा तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। डिवोशनल स्पिरिचुअल म्यूजिक यहाँ पे आपको प्राइमरी दिखेंगे और जो आलाप होते हैं वहाँ पे संस्कृत के सिलेबस को यूज़ किया जाता है फ्रॉम मंत्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इन्वेडेड सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात? अकबर, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, नन ऑफ दी अबव। किसने करा था आपका? सो ये आपका फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो जाता है। इसका आंसर होगा आपका सी, महमूद गजनी जो था उसने आपका जो सोमनाथ टेम्पल है उस पर अटैक किया था। आई गेस अराउंड 1024 समथिंग में करा गया था ये अटैक। सो काफ़ी हद तक मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था, लूटा गया था मंदिर को। ओके, सो महमूद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द भक्ति फॉलोइंग भक्ति सेंट्स: दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। Who among of the above were preaching when Lord Lodi dynasty fell and Babur took over? 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 only, 1 and 2 only. 2013 का क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो कलेक्टिव नॉलेज है ना, मैं वही बोलती हूँ, वो यहाँ पे काम आती है। कि आपने जब भक्ति मूवमेंट पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे गुरु नानक पढ़े होंगे। ओके, तो अगर आपको पता है कि गुरु नानक का बर्थ किस पीरियड का है, उनका टाइम पीरियड किसका है, तो आप एकदम उसको सही कर सकते हैं। सो इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स 2 ओनली। क्योंकि मैंने गुरु नानक ही इसलिए बोला था ना क्योंकि जो मोस्टली इन तीनों में से जो फेमस थे वो गुरु नानक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फेमस। ओके, सो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका ये भी हो सकता है, लाइक अगर आपको बाकी दो पर्सनालिटीज़ का नहीं पता और अगर आपको एक पर्सनालिटी का पता है, तो आपको पता है कि गुरु नानक आपके
जब ये गुरु नानक का टाइम पीरियड क्या है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब बाबर आए थे। सो जब बाबर आया था तो वो था आपका 1526 वाला टाइम पीरियड था। तो बाबर उस टाइम पे आया था, लोधी डायनेस्टी आपकी उस टाइम पे खत्म हो रही थी, और गुरु नानक का टाइम पीरियड भी आपका इस टाइप में यही है। सो आपका गुरु नानक यहाँ पे आंसर सही हो जाते हैं। फिर अगर आप देखेंगे कि दादू दयाल, ये भी आपको इस पीरियड में नहीं सुनने को मिलते हैं। ओके, और त्यागराजा भी आपको यहाँ पे सुनने को नहीं मिलते हैं। ये फिर हम जब भक्ति मूवमेंट करते हैं, ओके, तो वहाँ पे हम इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैंकोइस बर्नियर वॉज अ फिजिशियन टू प्रिंस मुराद, प्रिंसेस जहांरा, एम्परर शाहजहां, प्रिंस दारा सिको। आपको बताना है किसके आपके फिजिशियन थे ये। ऑब्वियसली यूरोपियन थे ये, तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर इस तरीके का अगर मुगल पीरियड में फिजिशियंस रखे जा रहे हैं। सीडीएस का क्वेश्चन है आपका ये। इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स दारा सिको जो थे उनके फिजिशियन हुआ करते थे फ्रैंकोइस बर्नियर। सो आपके जो शाहजहाँ थे उनके सबसे बड़े बेटे थे दारा शिको, और सबसे जो उनके लविंग बेटे थे दारा शिको, तो उनके फिजिशियन हुआ करते थे फ्रैंकोइस बर्नियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी वॉज the mosque for the use of royal family, Akbar's private prayers chamber, the hall in which Akbar held discussion with the scholars of various religion, in the room in which nobles belonged to different religion gathered to discuss religious affair। 2014 का क्वेश्चन है ये, और बहुत इजी क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा है, अगर मुगल हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी है सो ये बहुत इजी हो जाता है क्योंकि काफ़ी फेमस है ये। इसका आंसर होगा आपका सी, विच मीन्स द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन। आपने देखा होगा कि जब आपका अकबर का जो पीरियड है उसको अगर हम रिलीजियस वे में देखें तो अलग अलग उसमें डिवाइड किया जा सकता है। सो इनिशियल एज में ही वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स, बहुत कट्टर मुस्लिम थे वो। पर उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपके जो नेक्स्ट पीरियड है उसमें देखने को मिलता है कि जो अकबर है वो बहुत टॉलरेंट हो जाते हैं और वो हर रिलीजन की तरफ को टॉलरेंट है। तो फिर वो ही एक ऐसा हॉल बनाते हैं जहाँ पे वो रिलीजियस स्कॉलर के लिए एक डिस्कशन का प्लेटफॉर्म तैयार करें। सो उसी हॉल को जो कहा गया था उसकी इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। सो जो बेस्ट आंसर था यहाँ पे वो आपका सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोजीशन ऑफ स्टैंडिंग फेसिंग मक्का ड्यूरिंग नमाज इज नोन एज खुतबा, किबला, सिजदा, खराज। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपको बताना है कि नमाज पढ़ते हुए जो मक्का की तरफ को फेस करते हुए जो खड़े होते हैं उस पोजीशन को क्या कहते हैं। सो इसका आंसर होगा आपका बी, किबला। सो एनसीईआरटी में आपको बताया गया है कि उस पोजीशन को आपका किबला कहा जाता है, डायरेक्ट यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बीजक इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टीचिंग ऑफ सेंट दादू दयाल। द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोफाउंडेड बाय माधवाचार्य। And which among of the following is slash are correct? One only, two only, one, both one and two, neither one nor two. And 2014 का क्वेश्चन है ये। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी, नीदर वन नॉर टू। तो पहला गलत हो जाता है क्योंकि बीजक हमने बहुत बार सुना है कि कबीर के जो कंपाइलेशन थे उनको बीजक कहा जाता है। सो पहला गलत हो जाता है आपका क्योंकि सेंट दादू दयाल का तो ये है नहीं। दूसरा आपका गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि पुष्टि मार्ग की जो फिलॉसफी है ये आपकी शायद वल्लभाचार्य ने दी थी, ना कि माधवाचार्य ने। ओके, सो पुष्टि मार्ग द पाथ ऑफ ग्रेस जो था उससे इसकी फिलॉसफी को आपका जो था वो वल्लभाचार्य ने दिया था, ना कि माधवाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द मेडिवल इंडिया डेजिग्नेशन महात्रा एंड पताकिला वर यूज्ड फॉर मिलिट्री ऑफिसर, विलेज हेडमैन, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स, चीफ ऑफ द क्राफ्ट गिल्ड्स। आपको बताना है मेडिवल इंडिया में ये जो डेजिग्नेशन है किसके लिए यूज़ होती थी। 2014 का क्वेश्चन है। आंसर होगा आपका बी, विलेज हेडमैन के लिए आपका ये यूज़ हुआ करता था। सो अलग अलग डेजिग्नेशन आपको देखने को मिलते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए अलग। सो इस तरीके की एक डेजिग्नेशन जो थी वो आपकी विलेज हेडमैन के लिए रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य's लीलावती इनटू पर्शियन? अबू फजल, फैजी, फताउल्ला सिराजी, अताउल्ला रजीदी। तो आपको बताना है कि लीलावती को पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था। लीलावती जो आपकी भास्कराचार्य की बुक थी और ये जो ट्रांसलेटर थे ये अकबर के कोर्ट में थे। तो इसका आंसर होगा आपका बी, फैजी।
सो फैजी जो थे उन्होंने लीलावती को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। लीलावती बेसिकली आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड बुक थी जो भास्कराचार्य ने लिखी थी, और उसको फिर जो पर्शियन में ट्रांसलेट किया था वो फैजी ने किया था। तो फैजी भी आपके अकबर के कोर्ट में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग्स। द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू introduction of gunpowder in the subcontinent, introduction of arc and dome in the region's architecture, establishment of Timurid dynasty in the region, and your options are 1 and 2 only, 3 only, 1 and 3 only, 1 to 3 only। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसका आंसर होगा आपका बी, विच मीन्स 3 ओनली। अब देखते हैं एक एक करके। पहला स्टेटमेंट जो बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपको देखना, ऑल्दो हमें इतना ज़्यादा ब्राइट वे में आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, बट आपको बाबर के आने से पहले भी गन पाउडर का यूज़ ऑलरेडी आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिला है। और कई कई राइटर्स अपनी बुक्स में मेंशन किया है कि किस तरीके से जो इंडियन जो एम्परर थे, अलग अलग जो सेग्रीगेटेड उसमें थे, उनके पास गन पाउडर वो किस तरीके से यूज़ करते थे। बाबर ने जो इंट्रोड्यूस किया था ना, वो कैनन था। सबसे पहले जो कैनियंस थे वो बाबर लेके आया था यहाँ पे। तो इसी वजह से जो जब वो लोधी के साथ, लोधी डायनेस्टी के साथ लड़ते हैं, तो वो इतनी एडवांस उसमें कैनन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो कि पहले से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखी नहीं होती है। सो जैसे ही आपका पहला ऑप्शन हटता है, जैसे ही आपका पहला ऑप्शन हट जाता है, आपका ए कैंसिल होगा, आपका सी कैंसिल होगा, आपका डी कैंसिल होगा, और आपका सीधा आंसर 3 आ जाता है। सेकंड, अगर हम स्टेटमेंट को फिर भी देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम इन रीजन्स आर्किटेक्चर नहीं, बाबर मतलब आपका ये बोलने का मतलब ये है कि जो मुगल पीरियड है उसी में आपका आर्क एंड डोम आ रहा है। सो ये गलत है। ये आपको पहले से दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वहाँ पे आपको देखने को मिल चुका है आर्क एंड डोम जो आर्किटेक्चर है। तीसरा बिल्कुल ठीक है, तिमूरी डायनेस्टी आपका बाबर के आने से इस्टेब्लिश हो रही है। सो आपने सुना भी होगा कि जो मुगल्स थे वो दोनों जो आपके मैटरनल और पैटर्नल साइड से थे, वो एक तरफ मंगोल से थे और एक तरफ तिमूर लंग के परिवार से बिलोंग करते थे। ओके, सो तिमूरी डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी उन्होंने। जैसी जब बाबर आए थे तो उन्होंने, जो बाबर के आने से जो डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी वो तिमूरी डायनेस्टी थी। सो बाबर आपका 1526 में आता है और 1530 तक, 4 साल ही वो ज़्यादा तक रह पाते हैं। मोस्टली उनका टाइम आपका युद्ध में ही जा रहा है। Next question, with reference to economic history of medieval India, the term Agrahat refers to bonded labor, land grant made to military officer, water wheel used in the irrigation of land, wasteland converted to cultivated land। आपको बताना है अग्रहाट क्या था मेडिवल इंडिया में। इसका आंसर होगा आपका सी, मतलब वाटर व्हील यूज्ड इन इरिगेशन लैंड। तो अग्रहाट जो टर्म थी वो वाटर व्हील्स के लिए यूज़ की जाती थी, जो लैंड में यूज़ करे इरिगेशन के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे आपका जो थोड़ा आपका जो टेक्नोलॉजी है आपका एग्रीकल्चर में भी किस तरीके से यूज़ होने हो रही है इस तरीके से, और आपको और एडवांसमेंट देखी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली एग्रीकल्चरिस्ट, वॉरियर्स, वीवर्स, ट्रेडर्स। कौन थे बंजारास? सो इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स ट्रेडर्स थे। सो जब मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल पीरियड में बंजारास का मेंशन करा जा रहा है जो, सो वो ट्रेडर्स थे बेसिकली। सो जब वो ट्रेड करेंगे तो वो एक जगह से एक दूसरी जगह भी आपका घूमते रहेंगे। सो इसलिए फिर जो बंजारा का वर्ड हम आज समझते हैं वो एक्चुअल में उसका वो नहीं है, वो इनिशियल स्टेज में वो ट्रेडर्स ही हुआ करते थे, और क्योंकि उनको ट्रेड करना है तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खराज वॉज द टाइप ऑफ टैक्स ऑन हाउसेस, कैटल, ट्रेड, कल्टीवेशन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका ये। आपको बताना है खराज कौन सा टैक्स हुआ करता था। सो इसका आंसर होगा आपका डी, कल्टीवेशन पे लगने वाला जो टैक्स था वो आपका खराज था। सो आपने देखा होगा अलग अलग टैक्स यहाँ पे देखे गए, हाउसेस पे लगते थे, कैटल पे लगते थे, ट्रेड पे लगते थे मेडिवल इंडिया में, मेडिवल पीरियड में। सो कल्टीवेशन पे लगने वाले को खराज कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In the revenue administration of Delhi Sultanate, the in charge the in charge of revenue collection was known as Amil. The Ikta system of Sultan of Delhi was an ancient indigenous institution. The office of Mir Bakshi came into existence during the region of Khalji dynasty, Sultan of Delhi. And आपको करेक्ट बताना है 1 only, 1 and 2 only, 3 only, 1 to 3 only। इसका आंसर होगा आपका ए,
विच मीन्स आपका पहला स्टेटमेंट ही सही है। अब एक एक करके देखते हैं क्यों गलत है। जो आपका दूसरा स्टेटमेंट था कि एकता सिस्टम जो था आपका, वो आपका इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन है, ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ये बाहर से आए थे, एकता सिस्टम तब लेके आए थे जो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये आए थे तो ये आपका टर्क से ये इंस्पायर्ड था। इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन तो हो नहीं सकता। जैसे ही आपका 2 हटता है, आपका बी कैंसिल हो जाएगा, आपका डी कैंसिल हो जाएगा। अब आंसर आता है 1 या ओनली या 3 ओनली में से। जो ऑफिस ऑफ मीर बख्शी था, ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ आपके खिलजी सुल्तान के पीरियड में आपका एग्जिस्टेंस में आया था। ये गलत हो जाता है, आपका इनके पीरियड में नहीं आया था। बाकी पहला बिल्कुल ठीक है। इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन को आपका आमिल कहा जाता था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। Which one of the following painters was not associated with Humayun? मीर सैयद, मौलाना दोस्त मुअज़्ज़फ़र, मौलाना यूसुफ बेहज़द। आपको बताना है कौन हुमायूं के साथ एसोसिएटेड नहीं है। सीडीएस का क्वेश्चन है ये आपका। आंसर होगा यहाँ पे डी, बेहज़द जो है वो, बेहज़द जो था वो आपका हुमायूं के साथ एसोसिएटेड है। बेसिकली हुमायूं आपके 2 पेंटर को लेके आया था। ओके, आपके वहाँ पे 2 पेंटर थे, और जो बेहज़द है ये आपके यहाँ के नहीं है, ये बाहर के पेंटर हैं और ये हुमायूं से रिलेट नहीं करते हैं। इसलिए आपका ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संत निम्बारका वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। Saint Kabir was generally influenced by the Sheikh Ahmad Sir Hindi. Which among of the following / are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. इसका आंसर होगा आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन किस ये टाइम पीरियड से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा आपका डी, विच मीन्स दोनों गलत है। संत निम्बारका अकबर के पीरियड के नहीं है। संत निम्बारका आपके 11वीं सेंचुरी में आ रहे हैं, अकबर आपके 16वीं सेंचुरी में आपको देखने को मिल रहा है। संत कबीर जो है ये आपके शेख अहमद सर हिंदी के नहीं है, शेख अहमद सर हिंदी के पीरियड के भी नहीं है। ओके, ये आपके 17वीं सेंचुरी में देखने को मिलते हैं सर हिंदी जो है, और कबीर आपके पहले के हैं। दोनों गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Mia Tansin, which among of the following statement is not correct? Tansin was the title given to him by Emperor Akbar. Tansin composed Drupad on Hindu goddess, and Tansin composed songs on his patrons. Tansin invented many ragas. इनकरेक्ट बताना है। 2019 का क्वेश्चन है कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विच मीन्स पहला स्टेटमेंट गलत है। आपका जो मियाँ तानसेन जो टाइटल था ना, इसमें से जो मियाँ टाइटल है ये आपका अकबर ने दिया था तानसेन को, लेकिन तानसेन जो टाइटल है ये आपका अकबर ने नहीं दिया था। बेसिकली इनका नाम रामतनु पांडे था, और इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, सिंगिंग क्वालिटीज, इनसे खुश होकर इनको जो नाम दिया गया था तानसेन का दिया गया था। फिर ये आई गेस ग्वालियर के कोई राजा थे उन्होंने दिया था, या फिर कोई और राजा थे, आई एम नॉट श्योर, बट उन्होंने ये टाइटल दिया था तानसेन का इनको, और अकबर ने मियाँ का टाइटल दिया था। बाकी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो ध्रुपद है वो हिंदू गॉडेस पे कंपोज किए थे, उन्होंने अपने पैटर्न्स पे भी कंपोज किए थे, और उन्होंने कई राग्स को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। कौन से जो एम्परर था मुगल जिसने आपका एल्बम से आपका इंडिविजुअल पोर्ट्रेट की तरफ शिफ्ट किया गया था? उसके पहले तक आपके इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स नहीं होते थे, पर उन्होंने इंडिविजुअल पोर्ट्रेट पे एम्फेसिस करना स्टार्ट किया। आंसर होगा आपका सी, जहांगीर। जब हम जहांगीर को पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि जहांगीर ने इंडिविजुअल पेंटिंग्स की तरफ को, इंडिविजुअल पोर्ट्रेट्स की तरफ को आपका काफ़ी फोकस करना स्टार्ट किया था। ओके, फिर यहाँ पे आपका कौन से मुगल एम्परर था वो, तो आपका आंसर यहाँ पे जहांगीर हो जाता है। जहांगीर से पहले हमें ये देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Mughal India, what / difference between Jagidar and Jamidar? Jagidar were the holder of land assignments in lieu of the judicial and police duties, whereas Jamidar were holder of revenue rights without obligation to perform any duty other than revenue collection. Land assignment to Jagidar were hereditary, revenue rights of Jamidar were not hereditary. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 or 2। जागीरदार जमींदार बहुत बड़े टॉपिक हैं। जब हमने मेडिवल हिस्ट्री डिस्कस करी थी तो वहाँ पे इस अच्छे से पढ़ा था कि कौन सा हेरिडिटी होता है, किसे जागीर कहते हैं, फिर जागीर होल्डर जो उसे जागीरदार कहा जाएगा, जमींदार के क्या राइट्स होते हैं।
आंसर होगा आपका डी, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो पहला गलत हो जाता है क्योंकि जागीरदार वाज द होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट इन द लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। ठीक है, इतना तो ठीक है। बट जो जमींदार वर द होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, नहीं, रेवेन्यू राइट के अलावा, रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा भी इनके पास और ड्यूटीज दी गई थी। सो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडिटरी। सो ये आपके गलत हो जाते हैं। एक आपका हेरिडिटरी है और एक आपका नहीं। एक मतलब स्टार्टिंग वाला आपका आई गेस आपका जागीरदार हेरिडिटरी नहीं होता था और जमींदार आपका हेरिडिटरी होता था। सो इसीलिए फिर आपका यहाँ पे ये गलत हो जाता है। दोनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गलत देखने को मिलते हैं। आप एक बार इसको अच्छे से सर्च करके पढ़ सकते हैं। जागीरदार जमींदार बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, पर इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग फॉलोड द शेरशाह सूरीज आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब, किसने करा था शेरशाह सूरी के एडमिनिस्ट्रेशन के आइडिया को फॉलो? आपका आंसर होता है इसमें बी, अकबर। तो अकबर जो था उसने शेरशाह सूरी का जो आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था उसको फॉलो किया। किस तरीके से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से वो यूज़ करते थे उसको अकबर ने भी सेम फॉलो किया। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड today's session. Okay, no, we have another question. Okay, we have 24 question. Oh, I thought 23. So last question is, what was the immediate reason for Ahmad Shah Abdalis to invade India and fight the third battle of Panipat? 2010 का question है। He wanted to avenge the expulsion by Marathas of his viceroy Timur Shah from Lahore. The frustrated governor of Jalandhar, Adina Beg Khan, invited him to invade Punjab. He wanted to punish Mughal administration for non-payment of revenue of Chahar Mahal, Gujarat, Aurangabad, Sialkot and Pashur. He wanted to annex all the fertile plain of Punjab up to the border of Delhi to his kingdom. सो आपको करेक्ट बताना है कि क्या इमीडिएट रीज़न था कि अहमद शाह अब्दाली ने आपका इंडिया पे अटैक किया और फिर आपको मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको देखने को मिला। आंसर होगा इसका ए, क्योंकि जो अहमद शाह अब्दाली था वो तिमूर शाह का जो एक्सपल्शन था उसका रिवेंज लेना चाहता था मराठा से। इसीलिए उसने क्या करा था, उसने इमीडिएटली अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर और फिर आपको रिजल्ट में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिलता है। तो 1758 में आपका रघुनाथ राव द मराठा लीडर क्रॉस्ड इनटू द पंजाब एंड ड्रो अवे द तिमूर शाह अहमद शाह अब्दाली सन एंड एजेंट आउट ऑफ द पंजाब। सो इस वजह से ही क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली ने अटैक करना डिसाइड किया और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमें देखने को मिलता है। सो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, अच्छे से पार्टिसिपेट किया होगा। सो अपना फाइनेंस को लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।